हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। रोशनी बहुत दुखी थी क्योंकि भगवान ने उससे उसकी माँ छीन ली थी। माँ, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। माँ, प्लीज़ वापस आ जाओ ना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखिए माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्लीज़ उठ जाइए। सभी लोग रोशनी की यह बातें सुन रहे थे, परंतु सब शांत थे क्योंकि अब रोशनी की माँ निर्मला कभी वापस लौटकर नहीं आने वाली थी। इस तरह थोड़ी देर बाद सभी लोग मिलकर उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस दिन के बाद नरेश एक माँ की तरह अपनी बेटी का ध्यान रखने लगता है और उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे भाई नरेश, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम घर के सभी काम करते हो, उसके बाद फैक्ट्री भी संभालते हो। मेरी सलाह मानो तो इतनी टेंशन मत लो। मेरी पहचान में एक महिला है, तुम कहो तो मैं शादी के लिए बात आगे बढ़ाऊं। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को सौतेली माँ के हाथों नहीं छोड़ सकता। अरे भाई, यह किसने कहा है कि सभी सौतेली माँ अत्याचारी होती है? तुम एक बार सोनम जी से मिल लो। क्या तुम्हें पता है तुम्हें अपनी बेटी के लिए सही लगे? और इस तरह नरेश का दोस्त सोनम और नरेश की मुलाकात करा देता है। सोनम दिखने में खूबसूरत और सरल थी। नरेश उससे शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। सोनम को भी नरेश पसंद आ जाता है और इस तरह दोनों लोग एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सोनम, यह मेरी बच्ची है, मेरी इकलौती बेटी रोशनी। मैंने तुमसे केवल इसीलिए शादी की ताकि तुम मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दे सको। तुम मेरी बातों को समझ रही हो ना? जी रोशनी के पिताजी, मैं अपनी बेटी रोशनी को एक सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दूंगी और इसकी अच्छी परवरिश करूंगी। नरेश सोनम के मुंह से यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे सोनम पर विश्वास हो जाता है कि वह उस बेटी का ध्यान रखेगी। शुरुआती दिनों में तो सोनम रोशनी का बहुत ध्यान रखती थी और उसे एक रानी बेटी की तरह रखती थी। सोनम रोशनी का होमवर्क करने में भी मदद किया करती थी। इसी तरह दिन निकलते गए और अब सोनम गर्भवती हो जाती है। सोनम गर्भवती होने के कारण घर के कोई काम नहीं करती थी और वह सभी काम रोशनी से ही करवाती थी। सोनम ने घर के कामों के चक्कर में रोशनी का स्कूल जाना भी छुड़वा दिया था। जब रोशनी सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम करती, कपड़े धोती, झाड़ू पोछा करती, अब उसके बाद जो थोड़ा समय मिलता है उसमें सेल्फ स्टडी किया करती थी। कुछ महीनों में सोनम का व्यवहार रोशनी के लिए बिल्कुल बदल जाता है और अब वह उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करने लगती है। सोनम, तुम यह क्या करवा रही हो रोशनी से? तुमने उसका स्कूल क्यों छुड़वा दिया? तुम मेरी यह हालत नहीं देख रहे हो? क्या इस हालत में मैं तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा करूंगी? नरेश कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दिन निकल गए और 9 महीने बाद सोनम को एक क्यूट सी लड़की हुई जिसका नाम वह पिंकी रखती है। पिंकी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ रोशनी चांद की तरह सुंदर थी। सोनम इस बात से अंदर ही अंदर जलती थी और पिंकी के इस दुनिया में आने के बाद भी सोनम घर के काम नहीं करती और बस बिस्तर पर पड़े पड़े आराम करती रहती है। यह सब देखकर एक दिन तंग आकर नरेश अपना मुंह खोल देता है। यह क्या सोनम, तुम उस बेचारी बच्ची से पूरा दिन भर के काम करवाती हो और तुमने उसका स्कूल भी छुड़वा दिया है। वह पढ़ेगी नहीं तो आगे का भविष्य कैसे बनेगा? अब तो उसे स्कूल जाने दो ना। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं उसका ध्यान रख रही हूँ ना। वह बड़ी हो गई है, कल को उसकी शादी होगी तो उसके घर के कामकाज भी आने चाहिए। नहीं तो सभी मेरे सौतेले होने पर मेरा नाम खराब करेंगे कि सौतेली माँ ने उसे कुछ सिखाया नहीं। भला मैं इसे कोई पत्थर तो नहीं तुड़वाती हूँ, करके छोटे मोटे काम कर देती है, उसमें भी तुमसे देखा नहीं जा रहा। नरेश बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वह चुप रहने का फैसला करता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सोनम मन ही मन रोशनी को अपने रास्ते से हटाने की सोच रही होती है। तभी उसे मन में एक आइडिया आता है और जल्दी से रोशनी के पास पहुंच जाती है।
सुनो बेटी, मैं देख रही हूँ तुम्हारे कपड़े कितने पुराने और फट गए हैं। आज मेरा मन कहीं बाहर घूमने का हो रहा है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी साथ ले चलूँ और तुम्हें शॉपिंग करवा लाऊं। अपनी सौतेली माँ की इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर रोशनी बहुत खुश होती है और शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटी तैयार होकर चली जाती है। माँ, यह हम कहाँ जा रहे हैं? यह रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है ना? हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। हम जंगल की तरफ से शहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ से रास्ता बहुत छोटा पड़ता है और हम जल्दी ही शॉपिंग मॉल भी पहुँच जाएंगे। रोशनी अपनी सौतेली माँ की बातों को समझ नहीं पाती और अपनी माँ के पीछे पीछे जाने लगती है। जंगल के बीचों बीच सोनम रुक जाती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मेरे सीने में बहुत जोर दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए पास वाली नदी से पानी ला सकती हो? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी जल्दी से पानी लेकर आई। इतना कहकर रोशनी वहाँ से नदी की ओर चली जाती है। इतने में चालाक सोनम जल्दी से उठ खड़ी होती है और मौका देखकर रफू चक्कर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोशनी नदी से पानी भरकर जब वापस आती है तो उसे जंगल में कोई नहीं दिखाई देता। यह देख जब उसे समझ में आता है कि उसकी माँ उसे धोखे से जंगल में ले आई है, रोशनी उस जंगल से बाहर जाने की लाख कोशिश करती है, परंतु बाहर का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता। तंग आकर रोशनी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, पहले तो तूने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और अब तूने मुझे यहाँ मेरे पिताजी से भी अलग कर दिया। मेरी सौतेली माँ मुझ पर दिन रात अत्याचार करती है और मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती। यह सब सहने में अच्छा होगा कि मैं अपनी माँ के पास स्वर्ग चली जाऊं। इस तरह रोशनी अपने माता पिता को याद करते हुए जोर जोर से रो रही थी कि तभी वहाँ जंगल में एक साधु बाबा आते हैं। सुनो बेटा, तुम मुझे बहुत दुखी नजर आ रही हो। मुझे बताओ, तुम इस घने सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? इसके बाद रोशनी अपनी सारी कहानी उस बाबा को सुनाती है। यह लो बेटी, यह जादुई 3 बीज तुम ले लो। इन्हें तुम किसी खाली स्थान पर लगा देना और इनको पानी डालना। तुम्हारा ऐसा करते ही तुम्हें एक जादू देखने को मिलेगा और तुम्हारी सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। इस बार बाबा रोशनी को जादुई बीज देकर वहाँ से चला जाता है। रोशनी भी बाबा के कहे अनुसार वह बीज खाली स्थान पर उगा देती है और उनको पानी डालती है। रोशनी के ऐसा करते ही वहाँ 3 जादुई के लहंगे के घर प्रकट हो जाते हैं। वह जादुई इन 3 लहंगे के घर बहुत ही खूबसूरत और विशाल थे। यह देख रोशनी बहुत खुश होती है और मन ही मन बाबा का धन्यवाद देती है। वह पहला जादुई लहंगे का घर रोशनी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने देता है। वहीं दूसरा लहंगा घर रोशनी को ढेर सारी खाने पीने की चीजें देता है और तीसरे लहंगे के घर की मदद से रोशनी अपने मन मर्जी की कोई भी चीज मांग सकती थी। रोशनी और जादुई तीसरे लहंगे से बोलकर अपने पिताजी को भी अपने घर में बुला लेती है और उस दिन से वह दोनों बाप बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।